वेलकम टू द शो। और हम जनाब ब्रेक पे गए, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात कर रहे हैं, आज हमारा जो मौजू है वो ये कि पैनिक अटैक्स और एंजाइटी अटैक्स क्या होते हैं। अगर हम इसको सादा ज़बान में कहें तो इसको जनाब ये कहा जाता है कि परेशानी, घबराहट। और पैनिक का उर्दू नहीं आ रहा मुझे, पैनिक को क्या कहेंगे उर्दू में? घबराहट ही है ना, घबराहट ही। तो पैनिक का मतलब एकदम जो है ना वो क्लॉस पैदा कर देना, जो है ना वो इस तरह की चीज़ें, दौरे की सूरत में घबराहट होना। यस, तो दिस इज़ द राइट टर्म। बहरहाल ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं और इनका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो क्या होता है हमारी ज़िंदगियों पर, इसका क्या असर होता है, क्या ये हेल्थ इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या ये मेडिकल कंडीशंस हैं, ये क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड हाउ टू कंट्रोल दैम, सख्त से सख्त सिनेरियो में, मुश्किल से मुश्किल सिनेरियो में कैसे अपने आप को कंपोज किया जा सकता है, कैसे अपने आप को काबू में रखा जा सकता है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से आगाज़ करेंगे कि हमें हमारा मज़हब इस्लाम भी सिखाता है कि सब्र करें, चाहे जितने भी मुश्किल हालात थे, जितने भी कठिन हालात थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे आने वाले जितने भी पहले अंबिया इकराम की ज़िंदगियों पर और उनकी तबलीगी जो भी सफ़र है उस पर अगर नज़र डालें तो हमने देखा कि कितनी ही मुश्किलात आई, कितने ही चैलेंजेस आए। आप सब ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, आप सब पैनिक नहीं हुए, आपने बेचैनी, तज़ब्ज़ुब और घबराहट का शिकार नहीं। घबराहट होती है, हर शख्स को होती है। जब ग़ज़वात थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खदशात और घबराहट का इज़हार किया, लेकिन उसको कोप अप कैसे किया? सब्र के साथ, दुआ के साथ, अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होने के साथ। तो आज हम इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को शो में। हमारे साथ डॉक्टर रूसा मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप सब उनसे वाकिफ़ ही हैं, कई दफ़ा शो का हिस्सा रही हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर रूसा। और साथ साथ आज हमारे साथ शब्बीर अली राशिद साहब भी मौजूद हैं, आप सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। तो सबसे पहले जब हम ये बात करते हैं कि परेशानी, घबराहट, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक क्या होते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें कि पैनिक अटैक क्या है और एंजाइटी अटैक क्या है? रूसा। थैंक यू, अच्छी लग रही हैं आप, माशाल्लाह। शुक्रिया। सबसे पहले ये कि एंग्जाइटी क्या है। एंग्जाइटी को हमने अलग करना है स्ट्रेस के साथ से। एंग्जाइटी जब हम कहते हैं तो इसमें यानी कि कहीं ना कहीं बीमारी का आंसर आ रहा है। सही है। स्ट्रेस नॉर्मल लोगों को ज़्यादा होती है। हाँ। जहाँ आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली कि ये मेरी स्ट्रेस है और उसकी एक निशानी है। स्ट्रेस हमें कब होगी? मेरा कल एग्ज़ाम है, मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, मुझे वाइवा देना है। हाँ। तो ये एक रीज़न है और इसके पीछे मुझे स्ट्रेस हो रही है। ठीक है। एंग्जाइटी के लिए कोई रीज़न होना ज़रूरी नहीं है। फिर भी मैं इतना नर्वस हूँ, एंग्जाइटी में हूँ, मुझे इतने थॉट्स आ रहे हैं, अनईजीनेस है, डिस्कम्फर्ट है, बॉडी भी अच्छा नहीं फील कर रही। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ थॉट्स में प्रॉब्लम है, इसमें आपकी पूरी टॉप टू टो, आपकी पूरी बॉडी के फंक्शंस को फ़र्क पड़ता है। मतलब इफ़ आई स्टार्ट कि मैं कहूँ सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक एंग्जाइटी से डिस्टर्ब होते हैं, आपकी बॉडी का पूरा क्लॉक डिस्टर्ब होता है, तो ये गलत नहीं होगा। तो आपने पहले एंग्जाइटी और स्ट्रेस को अलग अलग कर लेना है कि स्ट्रेस किसी वजह से होता है और ये सबको होता है। और स्ट्रेस अगर नहीं हो तो आई थिंक हम अगले दिन उठें ही ना, कभी कुछ भी चीज़ करें ही ना। ये स्ट्रेस ही होती है कि मुझे अपने प्रोग्राम के लिए पहुंचना है, मुझे शूट के लिए पहुंचना है, हमें अपने ऑफिस पेशेंट्स के लिए पहुंचना है। तो ये स्ट्रेस हमें चलाती है, बेसिकली हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। एंग्जाइटी वो है जो ये स्ट्रेस का बटन स्ट्रेसर के बाद ऑफ हो जाता है। अल्लाह ताला ने एक स्विच लगाया बॉडी में कि आपको वक्ती तौर पे स्ट्रेस होगी, फिर वो ऑटोमेटिकली बंद होगी। यहाँ अब आपका वो स्विच ऑन ऑफ ख़राब हो गया है, नाउ कोई वजह नहीं भी है तो यू आर स्ट्रेस्ड, आप परेशान हैं, आप एंग्जाइटी में, और आपकी ऑफ होने की सलाहियत ख़त्म हो गई है। सो आप उस कंटिन्यूस इस स्ट्रेस में जिसकी वजह से अब आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को असर आने लगा है, और आपकी ना सिर्फ एंग्जाइटी ज़हनी सिम्टम्स में आती है बल्कि बॉडीली सिम्टम्स में भी नज़र आती है। हेड एक्स, बैक एक्स, गर्दन में दर्द, स्टमक अपसेट, वॉमिटिंग्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। ये आपको लगेगा ये कोई हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बात करें। नो, दीज ऑल आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। लोग जब एंग्जाइटी में होते हैं तो उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। और आप आइडेंटिफाई करें अपने इर्द गिर्द के लोगों को तो आप देखेंगे लोगों के एंग्जाइटी पैटर्न, उनकी नींद ख़राब हो जाती है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, दे कांट फोकस, दे कांट डू एनीथिंग। अच्छा, अभी जो एंग्जाइटी का जो लोग शिकार हैं वो पैनिक अटैक्स में उन्हीं को लोग होते हैं या किसी और वजह से भी पैनिक हो जाते हैं लोग, पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं? ये लिंक्ड है या बिल्कुल सेपरेट चीज़ें हैं? मतलब कि ये लिंक्ड है। वैसे अभी जो डॉक्टर उषा कह रही हैं यही बात हम कर रहे थे कि स्ट्रेस तो ऑफ कोर्स हर इंसान को होता है, हर मौके में होता है। जैसा आप भी कह रहे थे, बहुत तरीके हैं बेहतर करने के, मज़हब की तरफ अगर जाएं, लेकिन यही होता है पैनिक अटैक, कोई जो हमने बोला दौराया होता है, दौराए घबराहट होती है, ख़ास एक मौके में
अचानक से बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे महसूस करना, जिस्मानी तौर पे हमें अलामात महसूस होंगे, वो सर का दर्द, बॉडी एक, जिस तरह से डॉक्टर उषा कह रही थी। तो यही उन्हीं दोनों का लिंक है, मतलब कि जुड़वा है बेसिकली। साथ ही हम एक ही जगह में काउंट कर देंगे, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में ही हम इसको काउंट करते हैं। तो ये पैनिक अटैक्स की शक्लें क्या होती हैं, किस तरह के लोगों के एटीट्यूड्स और बिहेवियर हो जाते हैं और उसको कंट्रोल? इसमें किसी को भी हो सकता है। इसमें मतलब कि हम यहाँ पे वही हमें लगता है कि किसी के लिखा होगा कि घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी, आप जहाँ भी जाओगे, कहीं भी होंगे, किसी न किसी को भी हो सकता है, बच्चे से लेकर बड़े को हो सकता है। कोई ऐसा वो फ़र्क नहीं है कि मर्द को ज़्यादा होता है, औरतों को ज़्यादा होता है, बड़ों को होता है, छोटों को होता है। मतलब कि जो स्कूल में एग्ज़ाम वाले बच्चे भी होते हैं उनको भी होता है, जो आपके डॉक्टर भी होते हैं उनको भी होता है, जो हमारे एंकर्स उनको भी कभी कभी श्योर होता होगा। तो ये इसमें कोई वो नहीं है, कोई ख़ास लोगों के साथ नहीं, सबके साथ किसी को भी किसी वक्त हो सकता है। लेकिन हम फिर जब बीमारी की तरफ बात करते हैं तो फिर उसकी शिद्दत और जितनी दफ़ा वो होता है उसका एक फिर इस चीज़ को देखते हुए हम चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए है एंग्जाइटी की ही फॉर्म, पैनिक भी एंग्जाइटी, बट एंग्जाइटी हर वक्त रह रही है, पैनिक एक किसी खास सिचुएशन में आता है। अब कुछ भी, कुछ लोगों को बंद जगह पर आ जाता है, कुछ लोगों को लोगों में जाने से पैनिक अटैक आता है, कुछ सर्टेन सिचुएशंस में आता है। क्या होता है कि बिहेवियर क्या होगा में एकदम से मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूँ ताकि लोगों को पता लगे कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो दिस इज द पैनिक अटैक और मुझे उसको ऐसे कंट्रोल करना है, कि हमें क्या ऐसे पैनिक अटैक। ये स्टैट्स बताते हैं कि हर 10 में से 9 लोग जो कार्डियक इमरजेंसी में जाते हैं वो कार्डियक इमरजेंसी नहीं होती, वो ये पैनिक अटैक होती है, जिसमें कंडीशन ये होती है मरीज़ की कि विद इन लाइक फ्यू मिनट्स आपको एक ट्रिगर हुआ, और ट्रिगर क्या थी, चाहे एक सोच थी चाहे एक सिचुएशन थी, उस ट्रिगर के साथ आपकी दिल की धड़कन इतनी तेज़ महसूस होगी कि आपको लगेगा दिल मेरा फट के बाहर आ जाएगा, सांस फूलना शुरू होगी, बॉडी में से एकदम आपकी जान निकल जाएगी। हालांकि आप बिल्कुल देखने में ठीक ठाक थे, अभी 5 मिनट पहले तक आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन ये एक रिस्पॉन्स ट्रिगर हुआ है किसी भी सिचुएशन की वजह से, और उसमें आपकी बॉडी सिम्टम्स ये, एंड आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ लोगों को ब्लैकआउट हो जाता है, दे फॉल, इवन गिर जाते हैं वो इस सिचुएशन में, या कुछ को इतना होता है कि वो इस सिचुएशन में हेल्प के लिए कॉल कर लेते हैं, या कोई सराउंडेड बाय फ्रेंड्स होते हैं या फैमिली के साथ होते हैं तो वो उन्हें उठाकर इमरजेंसी सिचुएशन में लेके जाते हैं, वहाँ उनकी ईसीजी होती है, वहाँ सब कुछ होता है। तो अपेरेंटली एंग्जाइटी या पैनिक हम तब कहते हैं जब उनकी तमाम आपने लैब्स करा लिए, उनकी ईसीजीज करा ली, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बट स्टिल पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं हो रही है। तो डॉक्टर के लिए डायग्नोसिस बनता है कि नहीं जी, अब इनको हमें रेफरल देना चाहिए एक साइकाइट्रिस्ट को जो इनको डीपली इवैल्यूएट करे। अच्छा, अब ये भी जानेंगे कि इनके ट्रीटमेंट्स और कंट्रोल क्या है ना, कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, कि दवाएं खानी पड़ती हैं, अपने आप को मेंटली तैयार करना पड़ता है, किस तरह से इन चीज़ों के ऊपर काबू पाया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। और अगर आप भी हमें कॉल करना चाहें तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे थे पैनिक अटैक्स और एंजाइटी अटैक के बारे में। ये सब है क्या, घबराहट, परेशानी और जो है उलझन, उसकी सुलझन क्या है, अब हम उस पर भी बात करेंगे क्योंकि हम ये सब कुछ देख रहे हैं। अच्छा, हम बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हमें लग रहा होता है, शबीर साहब आप इसको शायद सेकंड करेंगे, कि बच्चों को जो है ना, बच्चे इस तरह का बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, बच्चे स्ट्रेस आउट हो रहे होते हैं, लेकिन माँ बाप जो ना समझ नहीं पा रहे होते। या एंजाइटी अटैक्स क्या बच्चों को भी होते हैं, किस तरह से उनका रिस्पॉन्स होता है, कैसे पता चले माँ बाप को कि बच्चा इस कंडीशन से गुजर रहा है, उसका बिहेवियर क्या हो जाता है? मतलब कि वही है कि बच्चों में ऑफ कोर्स वो बराबरी नहीं होती जैसे बड़ों में होती है, उनका बराबर जैसा नहीं होता, लेकिन वही बच्चों के रवैये में, आदत और चीज़ों में फ़र्क आना शुरू होता है। तो वो एक निशानी होनी चाहिए उनके वालिदैन के लिए कि अचानक से खाना कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा बेचैनी नज़र आए। वो मतलब कि बच्चों में वो अपने आप को वाज़ेह तौर पे बता नहीं सकेंगे आपको कि मुझे घबराहट हो रही, डर लग रहा है, लेकिन ये होगा कि उनके बिहेवियर में आपको चेंजेस नज़र आएंगे। वो फिर अगर वालिदैन देखेंगे इन चीज़ों को तो उनको नज़र आएगा कि अचानक से बच्चा कम खा रहा है या बाहर खेलने नहीं जा रहा है, कम सो रहा है, कम खेल रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़र नहीं आती, लेकिन वही लगता है बच्चे हैं तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, नहीं बच्चा है, सही है, नहीं नॉट एक्टिंग कर रहा है, या बस नहीं बोर हो रहा है, वो सब बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी घबराहट भी होती है उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है डॉक्टर उषा? और बहुत सारी सिचुएशन में कहते हैं ना लोग भी कि भाई हम ये जान के नहीं करते, ये कंडीशन ऐसी हो जाती है,
और क्या ये असाब से भी लिंक्ड है कि असाब कमज़ोर हो जाते हैं तो भी लोग कोप अप नहीं कर पा रहे होते? जी, उसमें देखें सबसे ज़्यादा ये कि मैंने जैसे पहले बताया कि ये वो तकलीफ़ है जो आपके सर के बाल झड़ने से लेकर पैर के नाखून ब्रिटल कर देती है। एंग्जाइटी, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, आपकी पूरी स्किन पे पिंपल्स आ जाएंगे, टैनिंग हो जाएगी, आपको मेलिस्मा आ जाएगा, नेल्स की हेल्थ ख़राब होगी, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, ब्रिटल हेयर होगा, दो मुंह के बाल हो जाएंगे। ये सब अलामात हैं इस्टेब्लिश्ड है एंग्जाइटी की। सो आप ये सोच लें कि कोई चीज़ इतनी लंबे अरसे तक रहे और उसका कोई आप उसका सद्भाव ना करें तो वो हमारी पूरी बॉडी को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी। और सिर्फ अगर वो जिस्म का ये हाल कर रही है तो हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा अपना और हमारे अपने साथ जो हो रहा होगा वो कितना तकलीफ दे। और इसीलिए जो हमने अटेंशन देनी है सारी तकलीफ़ को, वो इसलिए देनी है ताकि हम रेमेडी पे जाएं। एंड देन देखें, लोगों को लगता है शायद कि दवाइयाँ मिलती होंगी, नहीं, 60% देयर इज़ नो दवाई दैट हेल्प्स यू। शबीर विल डेफिनेटली पे अटेंशन टू ऑल द नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो रिक्वायर्ड हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि 60% लोगों को दवा की ज़रूरत ही नहीं है, वो सिर्फ बातचीत से, अपनी मामूलाती ज़िंदगी में तब्दीली लाने से अपनी बीमारी पे इतना हद तक ओवरकम कर सकते हैं, तो इसका मतलब रेमेडी इज़ द की ना, आपके अपने हाथ में है वो। इलाज कैसे होता है? इलाज मल्टी टियर्ड है। पहले तो ये कि सही तशखीस हो, क्योंकि ये क्लोजली लिंक्ड बीमारियाँ हैं। सर्टेन मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं, जिसमें ख़वातीन में थायराइड के मसाइल बड़े कॉमन हैं। जिन लोगों में थायराइड के इश्यूज़ होते हैं उनमें पैनिक सिचुएशन बनती है एंड देन ही डायग्नोज होता है। तो आपने पहले रूल आउट ये कराना है कि अपना एक दफ़ा टेस्ट करा लें एक फिजिशियन को दिखा के, आपका थायराइड लेवल ठीक है, अदरवाइज़ आप बिल्कुल हेल्दी हैं। अगर सब कुछ ठीक आता है आपका, दिस कॉल्स फॉर एन अटेंशन कि आपको एक मुस्तनिद माहिर नफ्सियात के पास जाना है और इलाज कराना है। वहाँ जाकर आप इवेलुएट करते हैं कि इनको देखते हैं कि ये एंग्जाइटी माइल्ड लेवल पे है, मॉडरेट लेवल पे है या सिवियर। सो गुड न्यूज़ इज़ इफ़ इट इज़ माइल्ड एंड इफ़ इट इज़ मॉडरेट, विच इज़ लाइक कराची में हर 3 में से 1 शख्स को है। इसका इलाज सिर्फ अपनी रूटीन में तब्दीली करने से और अपने सोच के तरीके को बेहतर करने में हल है। सिवियर केसेस में दवाइयाँ दी जाती हैं और वो भी दवाइयाँ शॉर्ट लिव्ड होती हैं, थोड़े अरसे के लिए दी जाती हैं और मरीज़ बेहतर हो जाते हैं। सिर्फ इसके साथ अटैच्ड ये कि जिनको ज़िंदगी में एक बार इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, वो लोग सारी उम्र के लिए वल्नरेबल होते हैं कि आने वाले स्ट्रेसफुल इवेंट्स में उनको इस तरह हो सकता है। इस चीज़ के लिए भी रेमेडी इज़ कि आपके पास थेरेपीज़ और ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आपको लाइफ लॉन्ग इक्विप करते हैं इस तरह के मसाइल से हल करने के लिए। पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकल यानी कि अद्वियात के ज़रिए, और अद्वियात में भी बहुत ही माइल्ड और बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ हैं जो आपकी को बेहतर करती हैं, टेंशन को बेहतर करती हैं, आपके अंदर ठहराव लाती हैं। जिसको जिस तरह की अलामात होती है डॉक्टर उसके मुताबिक बेहतरीन सूटेबल दवा दी जाती है उसकी। नींद की अद्वियात इन बीमारियों का इलाज नहीं होता। लोग ओवर द काउंटर खुद से ही नींद की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये वक्ती तौर पे तो हेल्प करती है लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्हें एक और एडिक्शन पे डाल देती है और वो फिर नींद भी भाग जाती है तो और एंजाइटी जो है ना वो एग्रीवेट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद जो मेजर ट्रीटमेंट है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल है, जिसमें अपनी रूटीन में तब्दीली लाना और साइकोथेरेपीज़ जो हेल्प करती हैं, काउंसलिंग एंड हेल्प थेरेपीज़। सही, आपकी नज़र में क्या हाल है और उसका भी बताइएगा। लेकिन एक कॉलर है, उनका सवाल भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। याहया, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दोनों मेहमानों को सलाम है, लेकिन रमशा मैं आपके CBC 21 हमेशा का न्यूज़ हमें दे रहा होता है, तो एक न्यूज़ मैं ये शेयर कर दूं कि ताकि लोग पैनिक ना हो कि भाई कल 2 बजे के बाद शदीद बारिश का इम्कान है अभी, और क्योंकि वज़ीर आला ने कल जो ना तमाम निजी और सरकारी इदारों में हाफ डे कर दिया है, मैंने भी खबर दी। चांसेस है, तो आप पैनिक ना हो, तैयारी पहले ही कर लें। पैनिक क्या नहीं हो भाई, मजे आ जाएंगे लोगों। सरकारी मुलाजमीन तो जो है वो आधा काम करेंगे, हम यहाँ पे आके फिर पूरा काम करेंगे। ये बात तो खैर आपकी सही है अपनी जगह, लेकिन एक वार्निंग आई है जो हमें इसकी तवज्जो देनी चाहिए। सही है। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, मेरी बहन ने बड़ी प्यारी बात की ना, देखिए हमें बहुत सोच को बदलने की बहुत जरूरी है। देखिए मेरे 2 बेटे हैं ना, एक में मुख्तलिफ तबीयत के बेटे हैं और एक थोड़ा सा जल्दी घबरा जाता था, उसको जल्दी पैनिक हो जाता था, लेकिन मैंने उसको कॉन्फिडेंस लेवल दिया और मैंने उसको समझा कि अल्लाह का शुक्र है, नाउ इज गेटिंग वेरी कॉन्फिडेंट। तो हमें एक सरबरा होता है ना घर का, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे ट्रेन एक्सप्लेन किया कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। तो आप अगर अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना तो आप हर चीज को काबू करते हैं और अपनी सोच को मुस्बत रखेंगे ना तो हमेशा चीजें अच्छी होंगी। मेरा सवाल इनसे ये कि कुछ लोग होते हैं जो अभी उन्होंने एक बात कही ना कि बिला वजह उनको एक यानी एक फिक्र होने लगती है, बिला वजह घबराने लगती है और उनको कोई रीजन नहीं होता, उनको खुद भी नहीं पता होता।
अब हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं, हमारे घरों में भी होते हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका क्या फर्ज बनता है कि उनकी, उन्होंने अभी भी बताया कि नॉर्मल बिहेवियर जब आप कर रहे होते हैं तो उनको किसी डॉक्टर से कंसल्ट कराना, उनको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना या जो भी उनको ट्रीटमेंट कराना, वो जो इर्द गिर्द के लोग वो क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं अगर वो अपने नर्व्स को कंट्रोल करें और दूसरों को जरा कमजोर देखें, तो उनका क्या किरदार होना चाहिए? मेरा ये सवाल। बिल्कुल सही, ठीक जी। डॉक्टर शबीर क्या कर सकते हैं, इनका जवाब भी आया सवाल। देखिए जो भी वही बात है जो डॉक्टर उसका कह रही थी दवाइयों के हवाले से, देखें वो ऑफ कोर्स एक हिस्सा है ट्रीटमेंट का, लेकिन ऑफ कोर्स हर दफ़ा हर बंदे भी सूटेबल नहीं होता। जो अभी साहब ने फ़ोन किया था, उन्होंने जो बात बोली कि कॉन्फिडेंस दिलाए, मतलब कि यही है कि मैनेजमेंट में अगर हम बात करें जो लाइफस्टाइल चेंजेस अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़र्क लाना, चेंज लाना से बहुत, उसमें बहुत चीज़ें आ सकती हैं। एक यही है कि एक सपोर्ट मिलना, अगर आप जैसे अगर हम बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, अगर उनको सपोर्ट मिले अपने घर वालों से, वो चीज़ मिले, तो बहुत दफ़ा घबराहट के मौके अगर उनको याद हो या दिमाग में बात हो कि हाँ मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ख़ास अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, उनको वालिदैन की तरफ से सपोर्ट होना ही सबसे बहुत एक अहम चीज़ होती है। बहुत दफ़ा उनको लगता है हमारे साथ फैमिली वाले नहीं हैं या घर वाले नहीं हैं, या उनको समझ नहीं आ रहा मैं घबरा क्यों ना हूँ, जब तक कि घबराहट की वजह कुछ भी हो सकती है। कोई अगेन हर बच्चे को या हर बंदे को, और वही अगेन जो बात आई कि डॉक्टर के पास कब जाना, देखें हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप कभी ना जाओ या हम बोलेंगे हर दफ़ा जाओ। आपको जब लग रहा है ज़रूरत है, आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में असर हो रहा है, आपका प्रॉब्लम इतना हो रहा है कि वही अगर लग रहा है दिल का दौरा आ रहा है और आप हॉस्पिटल जा रहे हो, एक दो दफ़ा गए हो, तो हाँ उस मौके में भी जाना चाहिए। अगर घबराहट भी हो रही है, टेंशन भी हो रही है, उस वक्त भी अगर जाएँ, कोई गलत चीज़ नहीं है। हमारा काम है आपको हेल्प करना, ट्रीट करना। अगर आपको मदद की ज़रूरत है, वही हम उस तरह के वही चीज़ें जो ज़रूरत है आपके हिसाब से हम वही बताएंगे। डॉक्टर भी वही चीज़ देखेगा और साइकोलॉजिस्ट भी इसी चीज़ को देखेगा। जो चीज़ जिनके घरों में इस तरह के लोग होते हैं जो कि पैनिक हो जाते हैं या जिनको एंजाइटी होता है, उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, याह्या ने भी सवाल किया, उनको कैसे जो है ना वो कोप अप करा सकते हैं और उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए इसमें? मतलब कि उनको ये कि मालूमात होना लाजमी है। हमारे आजकल यही है कि हमारे इदारा कारवाने में यही है कि हम मालूमात भी भराने की कोशिश करें, अवेयरनेस करने की कोशिश करें कि देखें आखिरी में ये भी कंडीशन है, इसमें अगर अवेयरनेस हो तो अगर आपके कोई घर में ऐसा हो जिसको घबराहट हो या और भी कोई मसले हों, तो किस तरह हेल्प करना चाहिए, किस तरह सपोर्ट देना चाहिए, किस मौके में डॉक्टर को या किसी और को प्रोफेशनल की तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन मेन चीज़ तो यही है कि लाइफस्टाइल चेंज जो डॉक्टर उससे मेंशन कर रही थी वो आता है उसमें। मतलब कि हम लोग यही बात करते हैं कि अभी एक्सरसाइज की बात कर सकते हैं, वर्जिश की बात, एक्टिविटी लेवल की बात कर सकते हैं। अगर बंदा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ अपने आप को ले जाए थोड़ा, वो भी कर सकते हैं। डाइट में भी चेंजेस ला सकते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब कि इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं वो किस तरह से आपसे आप भी मतलब उनसे जो बात करते हैं उससे भी बहुत मतलब कि फ़र्क लाया जा सकता है। तो चेंजेस लाने में तो ऑफ कोर्स मतलब कि अगर फ़र्क लाएंगे बंदा चेंजेस लाएगा, या अगर आप हेल्प करेंगे उस बंदे को, वो आदमी औरत जिसको भी, तो उससे होपफुली वो फ़र्क पड़ेगा और फ़ायदा मिलेगा। आप कुछ ऐड करना एक और चीज़ इसमें ये कर देखते हैं कि बीइंग अ फैमिली, आप ये देखिए बीमारियाँ अवॉइडेंस पैदा कर रही होती हैं। लोग उन सिचुएशंस में जाने को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, बच्चे स्कूल जाना मना करते हैं, ऑफिस लोग मिस करना शुरू करते हैं, फीमेल्स अपनी रूटीन्स को। सो अगर एज अ गुड पार्टनर, आप चाहे बहन हैं, भाई हैं, वालिद हैं, वालिदा हैं, बच्चे हैं, आप उनको उनकी रूटीन्स कैरी आउट करने में मदद करें। अगर वो स्कूल जाने से बच्चा घबराता है, आप उसके साथ जाएं, क्योंकि अगर ये विशियस साइकिल चलना शुरू हो गया कि उसने घबराहट में वो जगह जाना छोड़ दिया, देन दिस विल गेट एग्रेसिव, ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो हम एज अ सपोर्ट ये करें कि उनका साथ दें, उनके जो भी एंग्जाइटीज़ हैं उनके साथ लेके चलें। दूसरी चीज़ जो रियली हेल्प करती है और एंग्जाइटी के लोगों को रियली और जहनी सेहत को बेहतर करती है, ये साइंस ने, रिसर्च ने साबित कर दिया है। 40 मिनट की अग्रेसिव वॉक हर रोज़, हफ्ते में 6 दिन, एक दिन आप नागा करें, ये करिए। टेलर्ड एक्टिविटी है बट आप करें, आप देखेंगे कि इससे जहन में वो पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे स्ट्रेस को नेचुरली काम डाउन करते हैं और हमारे अंदर ठहराव लेकर आते हैं। फिर जब आपको ये पॉजिटिव सर्ज मिलता है, देन साइकोलॉजिस्ट जो अपने सेशन में कर रहे होते हैं ना, वो हर नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करने का तरीका बताते हैं। यार ये मुझसे नहीं होगा, अगर सोच ये आ रही है ये मुझसे नहीं होगा, उसको रिप्लेस, नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं तो हमेशा फेल होता हूँ, नहीं मैं कोशिश करूँगा और मैं पास हो जाऊँगा। सो हर मनफी सोच को जब आप रिप्लेस करते हैं, हमारी फीलिंग सोच पे ही बनती है। अगर मुझे सोच ये आएगी मैं अच्छा डिलीवर नहीं कर पाऊँगी, लिटरली मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये मेरा एंग्जाइटी रिस्पॉन्स चालू हो जाएगा उसके बाद। सही। सो जब सोच पॉजिटिव, आउटकम भी पॉजिटिव। सही। कॉलर भी हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से और क्या सवाल है? मेरे साथ ये बात कर रही है कराची से। मेरा सवाल ये, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है और मेरे में बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन किसी को समझ नहीं आती। घबराहट बहुत अकेली होती हूँ, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। इसकी वजह से मैं अपने बच्चों को स्कूल को भी नहीं जाने देती। बस ये कोई अजीबा सा मसला है मेरे साथ। अच्छा, आप कॉल पे हमारे साथ रहेगा, कुछ पूछना चाहते हैं हम लोग डॉक्टर साहब ये से सादिया से? आपकी उम्र क्या है और आपको कोई ब्लड प्रेशर, दिल की या शुगर की तकलीफ तो नहीं है साथ में? ब्लड प्रेशर तो नहीं है मगर ये दिल का तो अभी टेस्ट कुछ नहीं करवाया, शुगर का भी नहीं करवाया। मैदे की तकलीफ है, मुझे डकारें बहुत ज्यादा आती है, गैस कभी सर में, कभी किधर बाजू में, कभी किधर, इसकी वजह से। राइट, सही। सो जिस तरह आपकी अलामात बताई जा रही हैं तो ये बहुत ज़ाहिर हो रहा है इससे कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो आपको ट्रबल कर रही है और आप मुख्तलिफ़ जगहों से इलाज भी ले रही हैं। अब वो टाइम है कि आपको ज़रूर एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, पूरा रूल आउट करें, क्योंकि ये जो अलामात भी दे रही है ना, गैस्ट्रिक और ये सारी, ये भी एंग्जाइटी की तरफ ही जा रही है। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि परेशानी तो उनके पेट में, बच्चे नहीं कह रहे थे एग्जाम से पहले पेट में दर्द हो रहा है और जी नहीं दिया जाएगा और इस तरह की चीज़ें कंप्लेन कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये भी ऐसा भी होता होगा। अच्छा, बहुत सारी सिचुएशंस में ये भी हुआ, खुद भी मैं इसको जो है ना वो अब फील करने लगी, जैसे आपने भी बताया कि आपके बेबीज़ हैं और मेरे भी माशाल्लाह भी छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी है। तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना आपके असाब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। जैसे भी कोई ऐसी मुश्किल सिचुएशन हो या प्रॉब्लम हो तो अब जो है ना वो ट्रिगर करती है चीज़, यहाँ से आपको एक वेव फील होता है, वो आपके कमर के आखिरी मोरे तक जो है ना वो जा रहा होता है और आपको ऐसा लग रहा होता है दीज आर द वेव्स रनिंग एट योर बैक। तो वो क्या है, वो उसको मैं क्या समझूँ, वो क्या कंडीशन है? वो स्ट्रेस हो रहा है या जो है वो मेडिकल कंडीशन है, क्या है वो? मतलब वो तो मतलब कि स्ट्रेस से, और आखिर में देखें आपका एक चेंज आया ना, आपका एक बच्चा आया है, उसका आपको उसके परवरिश करनी है, उसका ख्याल रखना है, तो ऑफ कोर्स अब उसके हवाले से भी कोई टेंशन या परेशानी होगी तो ज़्यादा, इसलिए वालिदैन के हवाले से हम कहते हैं कि वो वालिदैन को बच्चों के लिए भी बहुत परेशानी होती है, इसलिए कि उनके लिए भी सोचना पड़ता है। तो कुछ खुदा न खास्ता कुछ हालात ऐसे हैं तो वो भी डबल फील करते हैं, अपने लिए भी फील कर रहे होंगे, अपने बच्चों के लिए भी फील करेंगे। तो वही जो आपको ओवरऑल एक फीलिंग आती है कि पहले में भी इतना नहीं होता, नॉर्मल यूजुअली नहीं होता डॉक्टर साहब। होता क्या है कि मतलब कोई सिचुएशन है, कोई बहुत मुश्किल सिचुएशन है और उसमें जो है ना वो इस तरह पहले कभी भी नहीं होता था। आई यूज्ड टू कैरी एवरी सिचुएशन कि हाँ मैं हो जाएगा, इसमें हो ये रहा होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जाहिर है अभी ये कुछ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रूटीन के अंदर एडिशन आया है ना, एक और जिम्मेदारी आई है। छोटा बच्चा होता है तो वी अज्यूम के माँ की रात की नींद भी थोड़ी सी बॉदरसम होती है, दिन में भी थोड़ा एग्जर्शन बढ़ जाता है। जो ये बॉडी का निज़ाम है, स्ट्रेस हमें ये कर रही होती है, अनड्यू स्ट्रेस, कि हमारे पट्ठों को स्ट्रेस में डालती है। जो ये हम कहते हैं ना आसाबी कमज़ोरी, वो ये कि आप अपनी मुट्ठी को बंद करें, ज़रा जोर लगाएं, आप कितनी देर तक ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकती हैं? थोड़ी देर में आपका हाथ थकना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस क्या कर रही होती है, हमारे सर के पट्ठों से लेके पैर के पट्ठों तक को सबको तनाव में रखती है और वो हम जानबूझ के फील भी नहीं कर रहे होते, हमें पता भी नहीं होता। लेकिन आपने कभी फील किया होगा, आप पार्लर जाएं, अपना मसाज ले रही हूँ, शोल्डर पे जैसे ही हाथ लगाते हैं आपको लगता है सोर है मेरी पूरी बॉडी, जैसे ही कोई छू रहा है मुझे दर्द हो रहा है। ये क्या है, ये आपके पट्ठे स्ट्रेस में होते हैं और ये वो पट्ठों की स्ट्रेस है जिसको हम आसाबी कमज़ोरी और अलग अलग उसका इलाज हो रहा है सब कुछ, बट ये सारा पेशखेमा है स्ट्रेस का। और इसी को अनवाइंड करने के लिए एक्सरसाइज इज़ द रेमेडी एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। यूट्यूब पे बहुत लातादाद अनगिनत वीडियोस हैं। योगा बहुत हेल्प करता है, मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है। सांस को लंबा खींच के अंदर भरें, ये आपके अंदर ऑक्सीजन जब बढ़ाती है, ये ऑक्सीजन आपके पट्ठों तक जाती है और ये वहाँ से फाजिल मादा लेके निकलती है और ये जो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस का टॉक्सिन होता है बॉडी से, ये निकालने में हेल्प करती है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लंबे सांस लेने से कुछ होता है, नहीं, इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि ये सारी रेमेडीज़ आपकी बॉडी को क्लीन करती हैं, टॉक्सिन से फ्री करती हैं। अच्छा, ये जो वॉक की हम बात कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, चीज़ें अभी बच्चे हमारी, जब हम लोग अपने बचपन की बात करते हैं तो हम लोग बहुत खेल कूद भाग दौड़, क्योंकि गैजेट्स उतने नहीं थे। तो हमारे पास एक खेल कूद और खिलौने ही थे। अब वो बच्चे जो है ना उससे दूर होते जा रहे हैं। अब खेलना भी है तो वीडियो गेम, तो क्या इनको भी फिजिकल एक्टिविटी, अगर ये स्ट्रेस में बच्चा है तो वो क्या हेल्प करता है? हाँ, बहुत हेल्प करेगा। वही बात है ना कि अगर हम थोड़ा सा भी इनको एक्टिव करेंगे, जो वही ना, आप जैसे कंपेयर करें बचपन में आपका होता था कि हम बाहर जा रहे हैं, खेल रहे हैं गार्डन में, पार्क में, अब वो बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, तो वैसे ही वो हवा, ताज़ी हवा नहीं मिली, वो मौका नहीं मिला कुछ ऐसा खेलने का और करने का। तो वो अगर उनको थोड़ा मोटिवेट करें, बच्चों को करें कि चलो बाहर जाओ, गार्डन में जाओ,
तो उससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है, उनकी ज़हनी सेहत पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, बेहतरी आएगी इसमें। एंड सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप बच्चे से मोबाइल तो लेना चाहती हैं मगर आप ऑल्टरनेटिव कोई नहीं दे रहे उसको, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे को टाइम गुजारना है, आप यही उसको साइकिल लेके दें और आप नहीं वॉक करें और बच्चा उस पूरे टाइम साइकिलिंग करेगा, इट विल हेल्प। 3-4 बच्चों का ग्रुप है, दे विल प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले फुटबॉल, दे विल हैव राइड्स, कुछ भी करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, वॉक करेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। ऐसा ही है। तो आपको बच्चे को ऑल्टरनेटिव देना है, आप सिर्फ मोबाइल ले नहीं सकते उनसे जब तक आप कोई हेल्दी एक्टिविटी दें ना उनको। और अपने लिए भी ऐसे ही है कि आप मोबाइल रखेंगे और नेक्स्ट प्लान तो करेंगे, मुझे वॉक पे जाना है या मुझे नेक्स्ट जो भी अपना टारगेट है वो अचीव करना है तो करना है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कट इट शॉर्ट, पैनिक और एंजाइटी अटैक से बचने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने वो क्या हैं, एक दफ़ा फिर आप वेरी शॉर्टली दूसरा बता दें। सबसे पहले अपनी नींद का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी में एतदाल लाइए, जो अल्लाह ताला ने सोने का टाइम दिया है सोएं और जो जागने का टाइम दिया है अपनी बॉडी क्लॉक को अल्लाह ताला की क्लॉक के मुताबिक गुजारें। रिश्तों में एतदाल लाइए, मीठा बोलिए, बी काइंड, अल्लाह का शुक्र अदा करिए हर चीज़ के अंदर। आप शुक्रगुजारी करते हैं, आप बहुत बेहतर फील करेंगे। सबसे बड़ी बात कि कोई भी स्ट्रेस और पैनिक की सिचुएशन और एंजाइटी अटैक आपको अगर फील कर रहा है तो अल्लाह ताला से रुजू ज़रूर करें, सजदा रेज ज़रूर हो, क्योंकि इसमें भी आपको मेडिकली प्रूवन चीज़ें हैं कि जब आप अपना सजदा करते हैं और ज़मीन पर अपना सर झुकाते हैं तो वो भी आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव थॉट्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती है और उसको जो है ना वो वैनिश कर देती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर उर्सा एंड डॉक्टर शबीर, आपने वक्त दिया, आप दोनों की आमद का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, रमेशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।